नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं वाक्य शुद्धि, जो कि आर की एग्जाम में खूब पूछी जाती है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि क्रिया संबंधी वाक्य शुद्धि आप कैसे पहचानेंगे। क्या होता है कि क्रिया का निर्धारण हमेशा कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया का जो जो निर्धारण होता है ना, वो हमेशा कर्ता के अनुसार होता है। कर्ता के पुल्लिंग होने पर क्रिया भी पुल्लिंग होती है। ठीक है, अगर कर्ता आपका पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता है, उनमें से कुछ पुल्लिंग हो तथा कुछ स्त्रीलिंग हो, कुछ बहुवचन तथा कुछ एक वचन हो, तो क्रिया का निर्धारण अंतिम कर्ता के लिंग वचन के आधार पर करते हैं। आपका कह रहे हैं कि यदि वाक्य में एक से अधिक कर्ता है, उनमें से कुछ पुल्लिंग हो तथा कुछ स्त्रीलिंग हो, कुछ बहुवचन हो तथा कुछ एक वचन हो, तो क्रिया का जो निर्धारण होगा ना, वो हमेशा अंतिम कर्ता के लिंग वचन के आधार पर करते हैं। जैसे उदाहरण आप समझिए, करें कि एक बकरी, दो गायें और बहुत से बैल मैदान में चरते हैं। करें एक बकरी, दो गायें, ठीक है, और बहुत से बैल मैदान में चरते हैं। तो यहाँ पे अंतिम क्या आया करता, बैल है ना, तो उसके अनुसार हम क्रिया का निर्धारण करेंगे। एक तो यहाँ पे क्या आएगा, चरते होगा, क्यों, क्योंकि ये पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, चरते। और चूंकि ये देखिए, बकरी हो गया, गाय हो गया, ठीक है, बैल हो गया, तो ये बहुवचन हो गया ना, मतलब एक से अधिक हो गए, तो इसलिए यहाँ पे हैं आएगा। ठीक है, एक तो हैं होगा और दूसरे चरते आएगा, क्योंकि हम जो अंतिम यहाँ पे कर रहे हैं ना, कि जो अंतिम कर्ता के लिंग वचन के आधार पर हम उसका निर्धारण करेंगे, तो बैल के अनुसार करें तो क्या आएगा, चरते होगा। ये है आपका, देखिए, करें कि एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियां आती हैं। ठीक है, ये आपका दिया है कि एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियां आती हैं, तो ये आपका गलत है। करें कि एक लड़का, दो बूढ़े और अनेक लड़कियां, ठीक है, अनेक लड़कियां, तो इसके अनुसार एक तो होगा लड़कियां, तो यहाँ पे क्या होगा, आती, और चूंकि एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो कई हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हैं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अंतिम जो है उसके अनुसार हम निर्धारित करेंगे, तो यहाँ पे आती होगा, यानी ये स्त्रीलिंग है ना, तो इसलिए यहाँ पे आती आएगा। ठीक है, ये आपका कर रहे हैं कि यदि एक ही वाक्य में, यदि एक ही वाक्य में एक ही लिंग वचन के अनेक कर्ता हों, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि, देखिए, करें कि यदि एक ही वाक्य में, यदि एक ही वाक्य में एक ही लिंग वचन के अनेक कर्ता हों और अंतिम कर्ता के पहले अव्यय और आया हो, तो क्रिया उसी लिंग और वचन में होगी। क्या करें, करें कि यदि एक ही वाक्य में एक ही लिंग वचन के अनेक कर्ता हों और अंतिम कर्ता के पहले अव्यय और आया हो, तो क्रिया उसी लिंग और वचन में होगी। जैसे करें कि ऊफा, पूर्णिमा और आफा स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ऊफा पूर्णिमा, क्या फिर बीच में आपका क्या आ गया है, अव्यय और आ गया है, तो कह रहे हैं कि और आया हो तो क्रिया उसी लिंग और वचन के अनुसार होगी। तो ये जो है ना आफा, तो कह रहे हैं कि अंतिम कर्ता के पहले, ठीक है, अंतिम कर्ता के पहले अव्यय और आया हो, अंतिम कर्ता ये है, उसके पहले अव्यय और आया हो, तो क्रिया उसी लिंग और वचन में होगी। तो आफा, आफा क्या है, स्त्री है, तो इसलिए जाति होगा, और इसी के अनुसार होगा, तो इसलिए जाती है। ठीक है, ऊफा पूर्णिमा और आफा स्कूल जाती है, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। ये है दूसरा, आपका तीसरा रूल है, कहें कि यदि वाक्य में दो भिन्न भिन्न, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग वाले कर्ता, ठीक है, करें कि यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग वाले कर्ता द्वंद्व समास की तरह प्रयोग हों, ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्रिया पुल्लिंग वचन में होगी। कह रहे हैं यदि वाक्य में दो लिंग, दो भिन्न लिंग, ठीक है, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग वाले कर्ता द्वंद्व समास की तरह प्रयोग हों, तो करें कि क्रिया पुल्लिंग जो है बहुवचन में होगी। जैसे उदाहरण से आप समझिए, करें कि नर नारी गए, नर नारी गए, तो अब यहाँ पे क्या है, नर, नर आपका पुल्लिंग है और नारी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यही करें कि दो भिन्न लिंग, तो दो भिन्न लिंग हो गए अलग अलग। ठीक है, एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, और द्वंद्व समास की तरफ प्रयोग है कि नर नारी, इसमें क्या है, द्वंद्व समास ही है, तो कह रहे हैं कि प्रयोग हो
तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी, तो क्रिया जो है गए गए आएगा। क्यों? क्योंकि करें कि पुल्लिंग के अनुसार होगी, तो इसलिए नर नारी गए होगा। ठीक है, जैसे नर नारी, तो यहाँ पर भी देखिए नर जो है पुल्लिंग उसके अनुसार होगा, नर नारी गया। ठीक है, ये नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, देखिए कह रहे हैं कि नर नारी गए, क्योंकि इसके अनुसार नहीं होगा ना। कहने का मतलब देखिए कह रहे हैं कि यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग वाले कर्ता, द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास की तरह प्रयोग हुए हैं, कह रहे हैं प्रयोग हो तो क्रिया जो है पुल्लिंग बहुवचन में होगी। तो क्रिया आपकी पुल्लिंग बहुवचन में होगी, तो पुल्लिंग बहुवचन में गए, गया नहीं हो सकता ना, गए, क्योंकि बहुवचन होना चाहिए। गया हम कहेंगे तो वो नहीं होगा ना, बहुवचन आपका गए आएगा, तो इसलिए नर नारी गए तभी बहुवचन होगा ना। जैसे आपका कि माता पिता बैठे हैं, तो माता पिता, तो देखिए यहाँ पे पिता क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, माता स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, तो दो भिन्न भिन्न लिंग हो गए, तो बैठे आपका आएगा। ठीक है, तो बैठे हैं, क्यों? क्योंकि जो पिता है उनके अनुसार हम लेंगे तो बैठे आएंगे। ठीक है, बैठी थोड़ी ना होगा, स्त्रीलिंग हमें थोड़ी करना है क्या, वो कह रहे हैं कि पुल्लिंग में हमेशा होगी जो क्रिया है, तो बैठे हैं होगा। ठीक है, ये है आपका, देखिए कह रहे हैं कि यदि वाक्य में देखिए कह रहे हैं यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के दो कर्ता, ठीक है, एक वचन में हों, कह रहे हैं कि यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के दो कर्ता एक वचन में हों तथा उनके बीच कोई विभक्ति चिन्ह न हो, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। ठीक है, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। कह रहे हैं कि बकरी और बाघ एक घाट का पानी पीते हैं, बकरी और बाघ एक घाट का पानी पीते हैं। अब यहाँ पे क्या था, कह रहे हैं कि यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग के, तो लिंग तो अलग अलग हो गया, बकरी स्त्रीलिंग है और बाघ पुल्लिंग हो गया, तो लिंग अलग अलग हो गया, कि दो कर्ता हो गए, एक वचन में हो। ठीक है, एक वचन बकरी और बाघ, तो ये एक ही वचन में काउंट होगा, बकरी और बाघ। ठीक है, तो करें एक वचन में हो तथा उनके बीच कोई विभक्ति चिन्ह न हो, तो इनके बीच में कोई विभक्ति चिन्ह तो है नहीं, तो क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। तो क्रिया जो होगी, ये क्रिया जो होगी वो पुल्लिंग बहुवचन में होगी। इसीलिए यहाँ पे क्या है, पीते हैं, पीते शुद्ध होगा, न कि पीते, क्योंकि ये जो है बाघ ना, इसके अनुसार हम लेंगे, बाघ के अनुसार, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बकरी और बाघ एक घाट पर पानी पीते हैं होगा, क्योंकि हम इसके अनुसार लेंगे क्रिया। ठीक है, ये है आपका, करें कि राधा और कृष्ण रास रचाते हैं। ठीक है, तो किसके अनुसार हम लेंगे, कृष्ण के अनुसार लेंगे। ठीक है, अलग अलग हैं, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, और राधा और कृष्ण एक वचन में है, दोनों को मिलाकर साथ में बोला जाए ना, राधा और कृष्ण। तो कह रहे हैं कि हम ये जो कृष्ण हैं यानी कि पुल्लिंग में हमेशा क्रिया आएगी। ठीक है, तो कृष्ण रास रचाते हैं, ये आपका शुद्ध होगा, कृष्ण, राधा और कृष्ण रास रचाते हैं, तो हम कृष्ण के अनुसार लेंगे, तो रचाते हैं आएगा। ठीक है, ये है आपका कि यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच या अथवा वा अव्यय रहे, ठीक है, तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी। क्या करें हैं कि यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच या अथवा वा अव्यय रहे, तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी। जैसे करें कि राम का एक कंबल, ठीक है, या 5 दरियां बिकेंगी, तो क्या करें कि राम का एक कंबल या 5 दरियां बिकेंगी। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे कि यदि वाक्य में अनेक कर्ताओं के बीच, ठीक है, अनेक कर्ताओं के बीच या अथवा वा अव्यय रहे, तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी। तो अंतिम कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होगी, तो 5 दरियां बिकेंगी, यहाँ पे क्या आएगा, दरियां, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिकेंगी होगा। ठीक है, अंतिम कर्ता दरियां, तो इस हिसाब से आएगा, यहाँ पे बिकेंगी होगा। अब आपकी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ आप कैसे छाटेंगे। जैसे दही खट्टी है, तो यहाँ पे खट्टी गलत होगा, क्यों, क्योंकि जो दही है ना वो पुल्लिंग होता है, और ये भी कभी कभी पूछते हैं दही स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो दही जो है वो पुल्लिंग होता है, इसलिए शुद्ध क्या होगा, दही खट्टा है शुद्ध होगा, ना कि खट्टी है। जैसे मिठाई खानी है, तो मिठाई क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए आप क्या आएगा, खानी आएगा, खानी, खाना शुद्ध नहीं होगा, मिठाई खानी है शुद्ध होगा। जैसे हाथी आती है, ठीक है, तो ये शुद्ध नहीं होगा, हाथी, क्योंकि हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होता है,
हाथी नहीं शुद्ध होगा। हाथी जो है ना ये पुल्लिंग होता है। हाथी क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए हाथी आता है शुद्ध होगा, न कि आती है, क्योंकि हाथी का हाथी नहीं स्त्रीलिंग होता है। जैसे मुझे रोटी खाना है, ये शुद्ध थोड़ी ना होगा। मुझे रोटी, क्योंकि रोटी स्त्रीलिंग है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? खानी है, ये शुद्ध होगा आपका। जैसे चावल खाना है, तो चावल आपका पुल्लिंग है तो इसलिए यहाँ पे खाना आ जाएगा। बेटी पराए घर का धन होता है थोड़ी ना होगा। बेटी स्त्रीलिंग है तो होती है होगा, ठीक है। ये जैसे है कि मुझे तुमसे एक बात कहना है नहीं, क्योंकि बात जो है ना ये स्त्रीलिंग है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है शुद्ध होगा। बात स्त्रीलिंग है तो इसके अनुसार आ गया तो कहनी है शुद्ध होगा, ठीक है। जैसे ये है आपका अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ। अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ कह रहे हैं कि वाक्य में परस्पर या आपस में, ठीक है, किसी एक का प्रयोग होता है। इसको आप लोग जान लीजिए, क्योंकि वो देते हैं ना तो आपको पता चलेगा एक साथ दोनों प्रयोग दे दिए। तो कह रहे हैं कि वाक्य में परस्पर या आपस में से किसी एक का प्रयोग होता है। दोनों दोनों एक साथ अगर मिल गया तो गलत होगा। इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग होगा, ठीक है। वाक्य में कहीं भी आपको दोनों मिल जाए एक साथ तो आप गलत कर देंगे, क्योंकि एक साथ दोनों नहीं आ सकते। देखिए, यद्यपि के साथ तथापि तथा क्योंकि के साथ इसलिए का प्रयोग करें, ठीक है। यद्यपि के साथ इसका प्रयोग करेंगे, तथापि और क्योंकि के साथ इसलिए का। देखिए, केवल और मात्र में से किसी एक का प्रयोग होता है। कहीं भी अगर सेंटेंस में आपको दोनों मिली है ना तो आप उसको तुरंत गलत करेंगे, क्योंकि केवल और मात्र में से किसी एक का ही प्रयोग होगा किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। ज्यों के साथ त्यों, ज्यों के साथ त्यों आता है हमेशा, और जितना के साथ उतना, ठीक है। जैसे के साथ तैसे शब्द का प्रयोग होता है। और देखिए, पांचवा है रूल आपका कि सामान्य ऊंचाई के लिए पर तथा विशेष ऊंचाई के लिए ऊपर का प्रयोग करते हैं। अगर सामान्य ऊंचाई है, ठीक है, तब उसके लिए तो हम पर का प्रयोग करेंगे, लेकिन विशेष ऊंचाई के लिए हम ऊपर का प्रयोग करते हैं। अभी उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे ये है आपका छठा रूल कि प्रत्येक कोई किसी का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। करें कि प्रत्येक कोई किसी का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक मतलब हम एक एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति की, तो यहाँ पे एक वचन आ जाएगा। प्रत्येक का मतलब कि हर एक एक इंडिविजुअल की हम बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक वचन में आ जाएगा। तो कह रहे हैं प्रत्येक कोई किसी का प्रयोग सदा किसे होगा? एक वचन में होगा। किसी ने कहा था, तो हम किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं ना, पर्टिकुलर, कि किसी ने कहा था। जैसे नहीं होता है कि मान लीजिए महात्मा गांधी जी या फिर जितने महान लोग रहे हैं उनका जब कथन होता है तो लोग कैसे कोड करते हैं कि किसी ने कहा था, मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की, महान व्यक्ति की हम बात करते हैं। तो किसी हमेशा क्या होगा? एक वचन में प्रयोग होगा, ठीक है। ये है आपका कि कोई और किसी के साथ भी का भी प्रयोग अशुद्ध है, ठीक है। कोई और किसी के साथ भी का प्रयोग नहीं करेंगे, ये अशुद्ध है। जब काल का अंतर बताना हो, जब काल का अंतर बताना हो तो बाद का, और यदि अवस्थान का अंतर बताना हो तो पीछे का प्रयोग करते हैं। अगर आपको कहीं भी काल काल मतलब एक तरफ से, काल का मतलब क्या? समय, टाइम। तो करें कि अगर उसका आपको अंतर बताना है तो आप बाद का प्रयोग करेंगे, और अगर अवस्थान का अंतर आपको बताना हो तो आप पीछे का प्रयोग करते हैं। जैसे ये आपका कि श्याम के बाद राम आया। श्याम के बाद, तो हम यहाँ पे टाइम का जिक्र करें ना कि श्याम के बाद राम आया, तो इसलिए बाद, जब जब हमें काल का अंतर बताना होगा तो किसका हम प्रयोग करेंगे? बाद का, ठीक है। कह रहे हैं कि मेरे बाद उसका नंबर आया, तो मेरे बाद यहाँ पे हम टाइम का अंतर बता रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे बाद का प्रयोग होगा। लेकिन अवस्थान का अंतर बताना होगा तब, जैसे गाड़ी पीछे रह गई, तो गाड़ी पीछे रह गई, यहाँ पे हम अवस्थान का अंतर बता रहे हैं ना, तो इसलिए पीछे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। स्थान का अंतर बताना होगा तो हम पीछे का प्रयोग करेंगे। ये है आपका कि पहाड़ के ऊपर मंदिर है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ऊपर का प्रयोग क्यों हो रहा है? क्योंकि हम विशेष ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर विशेष ऊंचाई हो गई, इसलिए हम ऊपर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहाड़ पर मंदिर है, ये शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हम विशेष ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो इसलिए ऊपर होगा। जैसे मुझ पर तुम्हारे एहसान है, ठीक है, मुझ पर तुम्हारे एहसान है, यहाँ पे मुझ ऊपर तुम्हारे एहसान, ये शुद्ध होगा, ठीक है। मुझ पर तुम्हारे एहसान है, ये आपका शुद्ध होगा, ठीक है। ये है आपका छत पर लोग बैठे हैं, तो छत पर यहाँ पे कोई विशेष ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, सामान्य ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे पर आएगा। छत पर लोग बैठे हैं, छत ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये सामान्य ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है आपका कि इस विभाग में मैं सबसे ऊपर हूँ,
क्या कर रहे हैं कि इस विभाग में मैं सबसे ऊपर हूँ। तो हम विभाग यानी विशेष की हम बात करें ना, कि विभाग एक विशेष की हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ऊपर, ऊपर शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है, इस विभाग में मैं सबसे ऊपर हूँ ये शब्द नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विभाग एक विशेष हो जा रहा है ना, तो यहाँ पे ऊपर शब्द होगा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल, कह रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और क्रिया का मेल। अब इसे आप लोग समझिए, कह रहे हैं कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है, क्या है, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है तो उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन होंगे। अब इसको समझिए, कह रहे हैं कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा करता है तो उसके लिंग और वचन के अनुसार क्रिया के लिंग और वचन होंगे। अब देखिए, उदाहरण है कि काफ़ी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। अब इसको आप लोग कैसे समझेंगे, काफ़ी क्या है आपका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, काफ़ी स्थान है ना, और व्यक्ति वस्तु स्थान ही क्या होता है, संज्ञा होता है। तो काफ़ी, काफ़ी स्थान है, तो कह रहे हैं कैसा व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो कह रहे हैं कि काफ़ी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। काफ़ी है क्या, स्त्रीलिंग है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, रही। काफ़ी क्या है, काफ़ी के अनुसार हम लेंगे तो यहाँ पे रही आएगा, कि काफ़ी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। हम काफ़ी लेंगे तो यहाँ रही है आएगा। ठीक है, ये शुद्ध होगा, न कि काफ़ी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है नहीं शुद्ध होगा, रही है शुद्ध होगा। ठीक है, जैसे उसका ज्ञान ही उसकी पूंजी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्ञान है ना, ज्ञान ये आपका पुल्लिंग है, तो इसलिए इसके अनुसार हम लेंगे तो ज्ञान ही उसका पूंजी था आएगा। ठीक है, ये है आपका कि पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा, जैसे लगेगा कि शुद्ध होना चाहिए कि पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, बट कलकत्ता जो है ये पुल्लिंग है। ठीक है, इसलिए इसके अनुसार हम लेंगे तो यहाँ पे था आ जाएगा, कि पहले कलकत्ता भारत की राजधानी था, ये शुद्ध होगा, क्योंकि कलकत्ता जो है ना ये पुल्लिंग में आता है, तो इस वजह से वहाँ पे था आ जाएगा। ये है आपका वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन संबंधी अशुद्धियाँ करें कि बहुवचन, पहली बात तो ये जान लीजिए बहुवचन, जैसे प्राण, दर्शन, दाम, लोग, बजे, अक्षत, ओट, ठीक है, भाग्य, हिज्जे, आंसू, आसमान, होश, ये हमेशा आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण, दर्शन, ये जहाँ भी मिल जाए ना, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो इसके अनुसार अगर आप करेंगे, जैसे अगर आप कहें कि प्राण, देखिए उसका प्राण निकल गया, ये शुद्ध नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्राण जो है ना ये बहुवचन है, इसलिए शुद्ध क्या होगा, उसके प्राण निकल गए, इस प्राण के अनुसार आप लेंगे, और प्राण क्या है, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे गए आएगा, उसके प्राण निकल गए, न कि गया। ठीक है, जैसे ये आपका कि शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, तो शुद्ध क्या होगा कि शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, क्योंकि हम प्राण, प्राण बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे गए आएगा, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। ठीक है, ये आपका कि मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, मेरी घड़ी में 3 बजा शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं। बजे यहाँ पे क्या है, बहुवचन है ना, बजे, बजे आपका बहुवचन में है हमेशा, तो इसलिए बजे के साथ हैं आएगा, न कि है। ठीक है, मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं, ये शुद्ध होगा। तो ये था आपका शुद्ध वर्तनी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।